अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हमारा टॉपिक है रूटर। रूटर क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेल होता है जिसको हम उसके एक्सेस के गिर्द घुमा सकते हैं। रूटर के आगे आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डेथ वेल। डेथ वेल का मतलब है मौत का कुआं जो होता है, मौत का कुआं। ये आपने देखा होगा कि हमारे जब भी कोई सर्कस वगैरह आती है तो उसके साथ मौत का कुआं जो है वो भी वो साथ लेके आते हैं। मौत का कुआं क्या होता है कि लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा सा वेल नुमा कमरा होता है। उसके अंदर मोटरसाइकिल या कारें वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं कि वो उस वेल की दीवारों के ऊपर चलाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब वो मोटरसाइकिल या कार जो है वो मौत के कुएं की दीवारों पर जब चलती है तो वो गिरती नहीं है नीचे। आज भी हमने उसी के बारे में पढ़ना है। ये देखें, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेल है। इसका दरवाज़ा यहाँ से हम खोल के एक पर्सन जो है इसके अंदर इंटर हो जाएगा। इंटर होने के बाद दरवाजे को दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। इस शेल का जो रेडियस है वो आर है। अब हम क्या किया जाएगा कि इस सिलेंड्रिकल शेल को इसके एक्सेस के गिर्द ऐसे घुमाया जाएगा। जो ही इसको घुमाया जाएगा एक ख़ास स्पीड पर जाकर ये जो इसका नीचे वाला फर्श है इसको उतार दिया जाएगा। जो ही फर्श को उतारेंगे तो होना तो ये चाहिए कि इस पर्सन को नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो नीचे की तरफ गिरता नहीं है। अब ये नीचे की तरफ क्यों नहीं गिरा, उसकी वजह क्या है कि इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर कुछ फोर्सेस जो हैं वो अमल कर रही हैं। वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? तो सेकंड फिगर में आप देखें मैंने बनाया हुआ है कि फ़र्ज़ करो अब इस पर्सन की जगह पर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर तीन फोर्सेस जो हम अमल कर रही हैं। नंबर वन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड। जाहिर है जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोशन के हमेशा अपोजिट होती है। तो यहाँ पर इस पर्सन का जो वेट है या इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, W बराबर होता है mg के, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगी। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है Fs। बच्चों Fs क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर कि Fs जो है ये बराबर होता है म्यू एन के, म्यू एस एन एस। यहाँ पर म्यू जो है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात याद रखें। उसके बाद देखें इसके नॉर्मल, ये लिखा हुआ है एन, ये एक नॉर्मल फोर्स है जो दीवार जो है वो इस पर्सन की तरफ लगा रही है टूवर्ड सेंटर। जब ये शेल घूमेगा तो जाहिर है इस शेल को घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होगी जिसका नाम होगा सेंटीपिटल फोर्स। और ये बात याद रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटीपिटल फोर्स जो है वो सेल्फ जनरेटिंग फोर्स नहीं होगी। जब ये सेल्फ जनरेटिंग फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है ये सेंटीपिटल फोर्स किसी फोर्स की वजह से पैदा होगी। वो कौन सी फोर्स है? उसका नाम है नॉर्मल फोर्स। ये बात याद रखें कि नॉर्मल फोर्स वो फोर्स है जो दीवार उस पर्सन पर लगा रही है टूवर्ड द सेंटर ऑफ शेल। अब इसका मतलब है कि इस पर्सन के ऊपर या इस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं? नंबर वन, वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, आपके सामने ही है। दूसरा है द स्टैटिक फ्रिक्शन, द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ये देखें आपके सामने है। तीसरी फोर्स जिसके ऊपर लग रही है वो है नॉर्मल फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द बॉडी। ये बॉडी कह लें या मैन कह लें आप। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेट के बराबर है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है? वेट के। असल में हम इस टॉपिक के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि ओमेगा कितना होगा। हमने ओमेगा कैलकुलेट करना है। हमने इसकी ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी वो हमने फाइंड आउट करनी है कि कितनी वेलोसिटी इस बंदे को दी जाए, ये रूटर जो है वो कितनी वेलोसिटी के साथ घूमे कि ये इसके अंदर जो बॉडी है वो नीचे फॉल ना करे। अंडरस्टैंड? इसी हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो हम स्टार्ट लेंगे अपने टॉपिक का वो कैसे लेंगे? हमें पता है, मैंने आपको बताया कि ये दो फोर्सेज जो हैं, एक Fs और दूसरा उसके ऊपर जो उसका वेट है W=mg, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो फिर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें मैं लिखूंगा यहाँ पे द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बैलेंस द वेट फोर्स। तो फिर क्या होगा? Fs तो जो ये बराबर आ जाएगा किसके? mg के, वेट के। Fs के बारे में हमें पता है, मैंने आपको पहले बताया कि जो Fs है ये बराबर होता है किसके? μs × n।
यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो म्यू एस है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, एन जो है वो नॉर्मल फोर्स है किसकी, वॉल की, किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, बॉडी कह लें या मैन कह लें जो इसके अंदर बैठा हुआ ये। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर म्यू एस और 7 लोगों का एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी। यहाँ से अगर मैं एन निकालना चाहूँ तो एन बराबर क्या आ जाएगा भाई, एम जी ओवर म्यू एस। एक इक्वेशन हमारी ये वाली बन गई। इसके बाद बच्चों आपको मैंने बताया था कि जो चूंकि इस शेल ने घूमना है, इस शेल को घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर होगी किसके, नॉर्मल फोर्स के। जिस तरफ को नॉर्मल फोर्स उसी जानिब को हम उसी की वजह से जो है वो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फोर्स जो है ये बराबर हो जाएगी किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो नॉर्मल फोर्स का फार्मूला आपके पास ऊपर निकला हुआ है, किसके बराबर आया, एम जी ओवर म्यू एस। अब एफ सी की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, एम वी स्केयर ओवर आर, ये आपको पता ही है। यहाँ पर आर जो है वो इस शेल का क्या है, रेडियस है। इस शेल का रेडियस मैंने ये देखें ऊपर मेंशन किया था, इसका रेडियस आर है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, एम से एम यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया वी स्केयर। इस आर को उठा के उधर ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा आर जी या जी आर ओवर म्यू एस, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना, ये देखें ऐसे, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू जी आर ओवर म्यू एस स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। उसके बाद हमें तो ओमेगा चाहिए, और आपको याद होगा कि हमें पता है v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू जी आर ओवर म्यू एस स्क्वायर रूट। इसकी जगह v के ऊपर उसकी वैल्यू लगाऊंगा, v बराबर होता है आर ओमेगा के, ये बराबर हो जाएगा जी आर ओवर म्यू एस। ठीक है, अब ये जो आर है इसको हमें अकेला ओमेगा चाहिए यहाँ पर, तो इस आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस आर को, आर की जगह मैं लिख सकता हूँ ये ऐसे, इंटू ओमेगा जी आर ओवर म्यू एस। आप कहते हैं जी इस आर की जगह पर ये दोनों चीज़ें कैसे आ गई, ये जो दोनों हैं, देखें आपको पता है कि ये जो चीज़ इंटू दिस, इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो ये आर के बराबर ही आ जाएगा। इसकी पावर 1/2 ऐसे देखें ना, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो आर की आ जाएगी 1/2 इंटू 1/2, 1/2 1 प्लस होगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये आप इसका स्केयर लेंगे ना, देखें ऐसे कर लें बेशक आप, ये देखें, ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर आर म्यू नॉट। आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे ये दोनों आर आर जब इस तरफ जाएंगे ना तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक सिंगल आर बच जाएगा। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द शेल या रूटर। अगर देखें होता यह है कि आमतौर पर पूछा ये जाता है कि कितनी वेलोसिटी से रूटर को घुमाया जाए कि ये उसके अंदर जो बॉडी है, ये जो इसके अंदर आदमी बैठा हुआ है वो नीचे ना गिरे, तो उस वेलोसिटी की मिकदार, वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास क्या बना, जी आर ओवर म्यू नॉट नहीं, म्यू एस आएगा यहाँ पर, सॉरी म्यू एस। ठीक हो गया। ये था आपका टॉपिक स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको बताया स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है आपका फार्मूला जो है वो है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये आपने पहले छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, ये एक ऐसी फ्रिक्शन होती है कि जब कोई बॉडी जो है वो किसी दूसरी बॉडी के साथ एट रेस्ट की फॉर्म में बैठा हो या खड़ा हो, तो दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसका नाम क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चों स्टैटिक का मतलब होता है किसी बॉडी का रेस्ट की हालत में होना। ठीक हो गया। तो ये था आपका टॉपिक द रूटर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।